जैसे बहुत से मैचेस के अंदर इनिशियल डेज के अंदर बहुत हूटिंग वगैरह इस तरह हुआ करती थी, लेकिन वो सून वो फेड आउट हो गई कि जब मेरी परफॉर्मेंसेस आने लगी और वर्ल्ड रैंकिंग में नाम आना शुरू हो गया और फिर काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस जब आई तो अल्लाह का बहुत करम हुआ कि फ्रॉम द वर्ड गो के उसमें मेरी परफॉर्मेंसेस की वजह से लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और ये तमाम चीज़ें मैं जान के जब हम ऐसे कैजुअल जब टॉक हो रही होती थी तो मैं कोई ऐसी बात करता था जिसके ऊपर वो इग्नाइट हो बात, तो रेडी ये कहते भाई कह तो सही रहा है, इसका एक रन ज़्यादा है मुझसे एज एन एवरेज, नॉन कंट्रोवर्शियल भी और कोई पॉलिटिक्स में भी नहीं और कोई मैच फिक्सिंग में भी नहीं नाम कभी अल्लाह की मेहरबानी से रहा, तो विच आई से वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए बाहर बैठ के ताली ना बजाएं, आपके लिए दुनिया ताली बजा रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैम्प्स अनप्लग्ड। हमारे आज के मेहमान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और ये उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया में एक बहुत ही इलस्ट्रियस क्रिकेटिंग फैमिली, और ज़ाहिर है इस फैमिली के बग़ैर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती। हनीफ मोहम्मद साहब जिन्होंने पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जितनी भी इनिशियल फतूहात थी उनमें उनका एक बहुत ही अहम रोल था। इसके अलावा इनके अंकल्स वज़ीर मोहम्मद ने भी पाकिस्तान और इंडिया की पहली सीरीज़ में हिस्सा लिया। इनके एक और चाचा मुश्ताक मोहम्मद अपने वक्त के यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे और सादिक मोहम्मद साहब ने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसके अलावा रईस मोहम्मद साहब ने जो है वो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और इनके साहबजादे शहज़र मोहम्मद ने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। तो आज हमारे मेहमान हैं शोएब मोहम्मद, पाकिस्तान के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड और इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर। वेलकम टू आवर शो शोएब भाई। थैंक यू सो काइंड। क्या मसरूफियात हैं आजकल? बस आजकल पिछले साल तो मैं पाकिस्तान अंडर 19 के साथ वहाँ गया था साउथ अफ्रीका एज मैनेजर, जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो बाकी ऑन एंड ऑफ पीसीबी के साथ अटैचमेंट रही है। 3 दफ़ा सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी रहा, जिसके अंदर 2009 में जो वर्ल्ड कप जीते थे हम T20 अंडर यूनुस खान कैप्टनसी, तो माशाल्लाह से वो आई वाज द ओनली सेलेक्टर बैक इन अबू धाबी वेयर द टीम वाज सेलेक्टेड। और फिर उसके बाद एक और दफ़ा 2014-15 में भी सिलेक्शन कमेटी में भी रहा। फिर T20 वर्ल्ड कप में एज फील्डिंग कोच भी रहा पाकिस्तान टीम का। तो मतलब ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें अटैच रहीं समहाउ। और अभी लेटली पीआईए के साथ रिटायरमेंट हो गई, तो अब फ़िलहाल आई एम होपिंग कि कोई गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे तो डैडी के नाम पे कोई एकेडमी की जगह मिले तो इंशाल्लाह ताला उसमें कोई अपनी सर्विसेज व्हाट आई हैव लर्न्ड थ्रू हिम एंड व्हाइल प्लेइंग विद द लेजेंड्स ऑफ द गेम, उनसे जो भी चीज़ें बातें एक्सचेंज हुई, चीज़ें सीखने को मिली, तो वो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वन फाइन डे वो मैं भी कोई ट्रांसफ़र कर सकूँ अपनी स्किल इंशाल्लाह। तो क्रिकेट के साथ इसका मतलब है वाबस्तगी जो है आपकी चल रही है। जी हाँ, ऐसे ही है आजकल इसी तरह। ग्रेट। तो शोएब भाई थोड़ा सा ज़ाहिर है बात करेंगे आपके करियर के बारे में भी, मगर शुरू आपकी फैमिली से ही करते हैं। सो ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ फैमिली ट्रेट जो है, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, शोबिज़ है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स या और भी कई फील्ड्स हैं जिसमें नस्ल दर नस्ल जो है ये स्किल पास ऑन होती है। सो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव साइड भी है और उसकी एक पॉसिबली नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड इस तरह से कि ज़ाहिर है आप अगर एक क्रिकेटिंग फैमिली में बड़े हुए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको विरसे में मिली, और सिस्टम स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक सिस्टम के साथ आपकी जो एक फेमिलियरिटी है वो शुरू से रही होगी। एंड ऑफ कोर्स एक बाइसे फ़ख्र बात भी है इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा होना, लेकिन एट द सेम टाइम कि किसी मौके पे ये चीज़ बाइसे फ्रस्ट्रेशन भी बनती है क्योंकि कंटिन्यूसली आप कंपैरिजन आपके ऊपर होता रहता होगा कि जी ये
अपनी फैमिली के बाकी मेंबर से, स्पेशली अपने फादर से, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, तो हर वक्त अंडर माइक्रोस्कोप रहना। सो थोड़ा बताइए कि कितना ये एक स्टार फैमिली से आना पॉजिटिव है और कितना जो है ये एक कॉज ऑफ प्रेशर भी बन सकता है। मुझे बात ये है कि इट ऑल डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ, हाउ यू टेक इट। अगर आप उसको अपने ऊपर बर्डन लेंगे तो इट गोना इट विल हैव इट्स टोल ऑन ऑन योर सेल्फ। और अगर आप उसको पॉजिटिव में लेंगे, एज अ चैलेंज लेंगे, तो इट इवेंचुअली इट वुड बी इन बेनिफिट फॉर यू। तो मेरे साथ यही था कि जब स्कूल के अंदर वो टीचर्स वगैरह भी, फ्रेंड्स यही बात करते थे कि व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रेक योर फादर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली वो एक मोरल किक वो होती थी कि यस, इंशाल्लाह वन फाइन डे आई शुड बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एंड येट ब्रेकिंग दोज रिकॉर्ड्स। तो एम्स आपके फ़ौरन, जब आपके एम्स हाई होते हैं, तो एटलीस्ट आप उसके समवॉट नियर अबाउट आते हैं या उसको सरपास करते हैं, या उस लेवल को आप जब अचीव करने के लिए मेहनत उसी तरह की करते हैं, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो वही मैंने कहा, जैसे आप किस तरह वो लेते हैं। अगर जैसे बहुत से मैचेस के अंदर, इनिशियल डेज के अंदर बहुत हूटिंग वगैरह इस तरह हुआ करती थी, लेकिन वो सून वो फेड आउट हो गई कि जब मेरी परफॉर्मेंसेस आने लगी और वर्ल्ड रैंकिंग में नाम आना शुरू हो गया, और फिर काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस जब आई, तो अल्लाह का बहुत करम हुआ कि फ्रॉम द वर्ड गो के उसमें मेरी परफॉर्मेंसेस की वजह से लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, और ये तमाम चीज़ें। तो बड़ा मैंने तो उसको एज पॉजिटिव, इसलिए कि बहुत अगेंस्ट भी लोग लिखा करते थे। समटाइम्स दे टू राइट ऑल थ्रू आउट द ईयर, बट आई नेवर यूज टू रीड अबाउट इट कि भाई वो कितना मेरी बुराई कर रहे हैं। बस ये मुझे लोग आगे बता के वो ये इस तरह मैंने पढ़ा, पूछते थे, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ये कि एटलीस्ट बैक ऑफ माई माइंड ये चीज़ें आती थी। तो जब व्हेन आई यूज्ड टू गो इन टू बैट, तो वो मुझे चीज़ डेफिनेटली जहन में होती थी कि आई वांट टू साइलेंस माय क्रिटिक्स, और प्रॉब्ली दैट वाज द रीज़न, वन ऑफ द रीजंस। इसी के फैमिली के लेगेसी तो मेरे साथ माशाल्लाह से अटैच थी, और उसको आगे ले जाने के लिए आई हैड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ें मुझे हेल्प करी टू स्ट्राइव हार्डर फॉर लॉन्गर, और उसमें इवेंचुअली वही चीज़ें मेरे लिए मेरी सक्सेस स्टोरी बनी माशाल्लाह से, और वो लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट देयर इज़ समवन हु कैन स्टैंड एट द क्रीज फॉर लॉन्गर अ टाइम पीरियड। तो जो आजकल के केस के अंदर इस तरह लोग आके ऑल दोज फैंसी शॉट्स दे वांट टू ट्राई आउट इन वन बॉल, एक ही बॉल के अंदर 3-4 शॉट खेलना मांगते हैं, और वो आउट भी हो जाते हैं, और उससे टीम का नुकसान होता है। और तो लेकिन ऑल सेड एंड डन, बात यही है कि आप जब एम्स आप अपने हाई रखें, तो फिर दैट टेक्स यू फर्दर द डिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स। खैर, कंपैरिजन की आपने बात की, टू बी ऑनेस्ट ज़ाहिर है आपके वालिद का नाम तो पाकिस्तान के आइकॉन्स में आता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आपकी टेस्ट एवरेज जो है वो आपके वालिद से स्लाइटली बेहतर ही है। वो इस तरह काफ़ी, हमारी वाइफ भी काफ़ी वो डैडी को किंग ऑफ द किंग्स के नाम से वो एड्रेस करती ही रही जब वो हयात थे। तो फिर उनको कह, तो जो मैं जान के जब हम ऐसे कैजुअल जब टॉक हो रही होती थी, तो मैं कोई ऐसी बात करता था जिसके ऊपर वो इग्नाइट हो बात, तो डैडी ये कहते भाई कह तो सही रहा है, इसका एक रन ज़्यादा है मुझसे एज एन एवरेज। तो लेकिन ये कि बहुत इट बीन अ ग्रेट फ्रेंड और टीचर, आप जो भी कह लें, एज अ फादर, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने केयर की, सिखाया, और नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट बट वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर किस तरह चलना है। बहुत सी दफ़ा वो कहते हैं कि मेरे बहुत से लोग अगेंस्ट होते हैं, और वो अगेंस्ट बात भी करते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन तुमने हर एक से अच्छे तरीके से मिलना है।
तुमने उसको कभी, व्हेन आई वाज वेरी लिटिल बाय द वे, जब से मुझे ये चीज़ वो उन्होंने बल्कि शायद एक दफ़ा ही कही थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स टिल डेट। और मैं अभी भी बहुत से लोग मेरे, आई नो कि दे हैड बीन राइटिंग अगेंस्ट मी और टॉकिंग अगेंस्ट मी, लेकिन मेरी कोशिश यही होती कि एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड, और बिल्कुल हर चीज़ वैसे ही, और मैं उनसे वैसे ही मिलता हूँ, और नेचुरली वो आप उसके अलावा आप कुछ ना कर सकते हैं, और वो अपने आप को मेंटली टॉर्चर करने वाली बात है। तो रादर देन वो आप उसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर ही फॉल प्रॉब्ली करता होगा, आई बिलीव सो, कि जब ये तो कोई नोटिस ही नहीं ले रहा हमारी कोई चीज़ों का, और इस तरह की बात। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ता भी नहीं था उनकी चीज़ें जो अगेंस्ट होती थी, लेकिन somehow or the other it used to be in benefit for me. वो एक मोरल किक होती थी कि नहीं, वो जितना अगेंस्ट किया है अब मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। So that really helped me, in other words, I tell you. Yeah, I think despite everything, I think you are probably one of the most well-respected and non-controversial figures in Pakistan cricket. माशाल्लाह, God has been very kind. नॉन कंट्रोवर्शियल भी, और कोई पॉलिटिक्स में भी नहीं, और कोई मैच फिक्सिंग में भी नहीं। नाम कभी अल्लाह की मेहरबानी से रहा, तो विच आई से इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, इन अदर वर्ड्स। आपने एक वर्ड यूज़ किया, कंसंट्रेशन। सो एग्जैक्टली आपका भी और ऑफ कोर्स आपके वालिद साहब का भी इनॉर्मस पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन। ज़ाहिर है हनीफ मोहम्मद साहब का 337 जो इन्होंने बैक अगेंस्ट द वॉल 4 दिन की इनिंग्स फॉलो ऑन के बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेली। 499 का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी 35 साल तक रिकॉर्ड था। खुद आप भी ज़ाहिर है वन ऑफ द हार्डेस्ट बैट्समैन टू डिसलॉज, 2 डबल सेंचुरीज आपने बनाई, इसके अलावा टोटल आपकी 6 सेंचुरीज थी, स्पेशली 7 सेंचुरीज, और स्पेशली 1989 और 90 का जो आपका दौर था, पर्पल पैच आपका, जिसकी वजह से आप प्रॉब्ली 1991 में तो यू वर द हाईएस्ट टॉप रैंक बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट। सो ये जो पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन होती हैं, इसके लिए किस तरह का माइंडसेट, इज इट टोटली एक माइंडसेट वाली बात है, या इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है? और ये स्पेशली कंसिडरिंग कि आजकल जो हम देखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और इनके बैट्समैन को, सो हम देखते हैं कि जो बड़ी सेंचुरीज हैं दे आर वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन। हमें ज़्यादा देखने को बड़ी इनिंग्स या लंबी इनिंग्स देखने को मिलती नहीं है। सो ये थोड़ा सा समझाइए कि इस कंसंट्रेशन को और ये लंबी इनिंग्स का जो टेम्परामेंट है, इसको डेवलप करने के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और मुश्किल भी है, लेकिन आई ट्राई टू सम इट अप। बात यह है कि देखिए, आजकल अगर कोई जो सेंचुरीज भी होती हैं तो उसके अंदर आधे से ज़्यादा रन अगर आप उसको देखें तो दे आर एयरबॉर्न शॉट्स। एयरबॉर्न, हवा के अंदर ज़्यादा शॉट खेले जाते हैं। 499 का मैं आपको एक छोटा सा किस्सा साथ बताते चलूँ कि 499 जब हुए थे, उसके अंदर डैडी ने 63 बाउंड्रीज लगाई थी। There was only one shot which was played over the mid-on area, जो मिड-ऑन के ऊपर, फील्डर के ऊपर से गया और वो चौका हुआ। Otherwise every other shot, every 62 boundaries were scored, ग्राउंड शॉट्स थे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी टीम के लिए या अपने एक जो अचीव करना चाहते हैं टारगेट आपकी टीम के लिए और फॉर योर ओन सेल्फ इवेंचुअली एट द सेम टाइम, कि आप हवा में शॉट खेलेंगे तो इज़ ऑलवेज 50-50 चांसेस कि आप कोई भी प्लक आउट कर सकता है, कोई डाइविंग कैच कर सकता है, इस किस्म की चीज़। तो हमारे आजकल के जो खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर रिलाई करते हैं हवा के अंदर तेज़ शॉट मार के। ड्यू टू T20 अंडरस्टैंडेबल है कि ज़्यादा क्रिकेट वो खेलते हैं, लेकिन यही तो एक बैट्समैन की क्लास होती है कि टेस्ट है। टेस्ट क्रिकेट का नाम टेस्ट इसलिए है कि इट इज़ अ टेस्ट फॉर यू, और उसके अंदर आपको असेस करती है दूसरी टीम, आपकी कंट्री,
और कि आप व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ, और उस तरीके से आप अगर अपनी टीम के लिए जान नहीं मार रहे, और हवा में शॉट खेलना बहुत आसान होता है, इसलिए कि बस आपको जब प्रेशर आता है, जब सिली मिड ऑन मिड ऑफ और इधर यहाँ जब होती है, तो वो दैट इज प्रेशर सिचुएशन, तो उसके अंदर आप कहीं आउट ना हो जाएं, तो उसके अंदर आपका एक टाइम आता है कि व्हेन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, और आप यू इवेंचुअली जंप आउट ऑफ द क्रीज एंड ट्राई टू हॉक इट ओवर मिड ऑन, रिलीज शॉट जिसके ऊपर जो वो प्रेशर रिलीज शॉट होता है बेसिकली। अगर आप लकी हुए तो चौका छक्का होता है, या बच जाते हैं, या वरना कभी कभार आउट भी हो जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो सामने वाली टीम आपको असेस भी कर रही होती है कि अब ये प्रेशर में आ गया हुआ है, नाउ दिस इज द टाइम टू पिक अप विकेट और टू। तो ये चीज़ें हमारे प्लेयरों के अंदर वो चीज़ कम देखने में आती हैं। और जब 337 का आपने जो जिक्र किया, आपका सवाल के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि यहाँ से 30 डेज का ट्रैवल था बाय शिप टू वेस्ट इंडीज़, फिर जाके वो 337 वहाँ जाके स्कोर हुए। तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, और उसके लिए प्रैक्टिस प्रेपरेशन करनी होती है। प्रेपरेशन के अंदर आपकी टेक्निक स्पॉट ऑन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से शॉट वनरेबल हैं जिसके ऊपर आप आउट हो सकते हैं, यू ट्राई टू अवॉइड दोस काइंड ऑफ शॉट्स। अब जैसे अगर वेस्ट इंडीज़ के अंदर आप और उस टाइम के ऊपर ज़्यादा फील्डर भी आप शायद रख सकते थे कैचिंग के लिए, तो अब आप 1 2 3 4 चौके मार लेंगे, दो छक्के 2 चौके भी मार लेंगे, लेकिन 5वीं पे आउट हो जाएंगे तो वो इट विल बी अ ब्लो फॉर योर कंट्री एंड द टीम। तो आपको ये असेस करना चाहिए, और हमारे प्लेयर्स हवा में यूजुअली हुक शॉट खेलते हैं, उनका बैट नीचे से ऊपर आता है इस जगह से, और हुक शॉट के लिए आपको ऊपर से नीचे, इसलिए कि आपको बॉल को यूं करके मारना होता है या टैप करना होता है, बिकॉज यूजुअली पेस ऑफ द बॉल को आप यूज करें। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स अटैच्ड टू इट, टू हाउ टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर। आप आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर ये देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन इट, लेकिन ये मोटी जो चीज़ें हैं उसमें से ये मेजर चीज़ों में से, अब बाउंस ओपनर है तो अब इवेंचुअली इज गोना फेस द म्यूजिक फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स, वो बाउंसर के ऊपर अटैक करने हमेशा पहले आगे करेंगे, और फिर उसके बाद आप बैराज ऑफ बाउंसर्स करेंगे। आप कितने अच्छे हैं बाउंसर के ऊपर, फिर वो देखते हैं, अगर नहीं आप अच्छा खेल रहे तो फिर वो उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे बाउंसर होना बंद हो जाती है, फिर आगे ही आ जाते हैं, फिर आगे से अंदर बाहर से आपको आउट करने की कोशिश करें। तो आपको पता है कि ये जो उसका जो वेपनरी है एक फास्ट बॉलर की स्पेशली, वो बाउंसर होती ही है, और नया बॉल विल प्ले इट्स पार्ट, वो उसकी हार्डर सीम होती है, शाइन ऑफ द बॉल होती है, और बॉलर फ्रेश होता है और पम्प्ड अप होता है शुरू में। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता है कि ये होनी है अब मेरे साथ, तो उसके लिए अगर आपकी प्रेपरेशन वीकर स्टांस पे खड़ी होगी, इतनी नहीं होगी, तो फिर इवेंचुअली वन ऑफ द बॉल्स गोना टेक यू। और तो मेरा मतलब है कि आपको तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस और टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो इतना स्ट्रांग और रॉक सॉलिड होना चाहिए कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कांट गेट मी आउट। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए बाहर बैठ के ताली ना बजाएं, आपके लिए दुनिया ताली बजा रही हो। तो जब ये आपका माइंडसेट होता है तो देन यू वांट टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, लाइक आई सेड अर्लियर। और आप ऐसे अपनी थ्रो विकेट करके नहीं आते कि ऐसे हवा में कोई गलत, अच्छी बॉल है आउट हो गए, फेयर इनफ, कोई गलती हो गई, बॉल ज़्यादा ऊपर आ गया या ज़्यादा टर्न हो गया, आप जो समझ रहे थे नहीं आप असेस कर सके, आउट हो गए, दैट इज़ स्टिल अंडरस्टैंडेबल। लेकिन प्रेशर में आके बिला वजह जो इतना बाहर का बॉल के ऊपर बैट को हैंग कर देते हैं, जिसका मतलब हैंग करने का मतलब ये ना आप चौका मार रहे हैं, आप अपनी विकेट बचा रहे हैं, जबकि बॉल इतना बाहर है। तो छोड़ना का आर्ट भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो मेरा मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि मेंटली पहले आपको स्ट्रांग होना चाहिए,
तो मैं आपकी टेक्निकल एबिलिटी 19-20 कम भी हो सकती है, लेकिन मेंटली आप स्ट्रांग हो। लेकिन टेक्निक आपकी बहुत अच्छी ही होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। जो भी दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स हैं, they had displayed their art of batting through skill work, their concentration level, और उनके फेस एक्सप्रेशन के ऊपर आप देखें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या है, वो कौन से शॉट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जब आए हैं तो क्या शॉट्स उन्होंने खेला है, वो सिर्फ वी के अंदर यूजली खेलना मांगते हैं, मीनिंग दे आर शोइंग द फुल फेस ऑफ द बैट टू द बॉल, rather than playing those fancy shots, हवा में निकल के मार दिया और इस तरह के शॉट। तो फिर जब एक दफ़ा आई हो जाती है तो फिर आपको बॉल अच्छा नज़र आने लगता है, यू असेस द कंडीशंस बेटर, और इस तरह फिर आपकी एक इनिंग एक अच्छी जब फ्रूटफुल हो जाती है। 30-40 की है तो आप 50 को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, दैट इज़ एन अचीवमेंट, एंड येट 50 क्रॉस करके आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होती है। और फिर देन यू गो ऑन, तो थोड़े बहुत शॉट्स खेले, जब व्हेन यू आर नियरिंग 80, तो 80s के करीब आके फिर आप अपना आपको थोड़ा सा असेस करते हैं आपकी इनिंग, और फिर यू ट्राई टू अचीव अ 3 फिगर मार्क। तो ये चीज़ें इस तरह से आप आउट भी नहीं होते और आप अपनी इनिंग को बिल्डअप करते हैं। जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उसके अंदर मेरा लेंथी क्वेश्चन आंसर ज़रूर है, लेकिन ये कि टेल्स यू समवॉट, इट क्लियर्स some of the nitty-gritties of the question basically. हाँ, आपकी बात से ही समझ आ रही, प्रेपरेशन, फिर टेक्निक, and of course patience, the biggest thing. Patience of course has to be the concentration level. It all hard work के अंदर ये सारी चीजें आती ही हैं. Concentration level has to be there. Concentration आप नहीं कर रहे होंगे तो आप गलत शॉट में अपने आप को फंसा लेंगे। जी हाँ, नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात आपने की कि जब सिचुएशन टेंस है, बॉलिंग मुश्किल है, तो बजाय उस वक्त विकेट फेंक के आने के, उस वक्त आपको किसी तरह विकेट पे रुकना है। ऐसे एक इनिंग आप अगर बड़ी इनिंग खेल रहे हैं, 100, 150, 200 रन की इनिंग जब आप खेलते हैं, तो देयर ऑलवेज बी अ टाइम, 10 में से 8 इनिंग्स के अंदर एक ऐसा टाइम आएगा ही आएगा। एक दो इनिंग्स ऐसी होंगी कि आपने फ्रॉम द वर्ड गो आपने शॉट्स खेले और आपने 3 फिगर मार्क की, लेकिन वो 10 में से एक इनिंग होगी। बहुत ज़्यादा आ जाएंगी तो 2 आ जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर में ये होगा कि 15-20 मिनट का ऐसा टाइम एक स्पैन आता है कि जिसके अंदर आपके शॉट्स नहीं लग रहे होते, हाथों में चले जाते हैं, बॉल अच्छी हो रही होती है, तो वो टाइम के ऊपर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप गलत शॉट खेल के ना आउट हुए, आप कहेंगे कि यार 20-25 मिनट हो गए, मेरे 2 ही रन हुए हैं इतनी देर के अंदर, तो बिल्डअप होता है प्रेशर। तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि देयर विल बी अ टाइम इवेंचुअली 2-4 ओवर के बाद 2 चौके मिलेंगे तो आप ईज डाउन हो जाएंगे और फिर आपका रन फ्लो वापस आ जाता है। तो बहुत से प्लेयर उसके अंदर ज़बरदस्ती आउट हो जाते हैं, गलत शॉट पिक एंड चूज करके, गलत सेलेक्ट करके इस शॉट को। तो इस तरह ये भी पॉइंट एक था। Which means आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और इसमें आपका मेंटल मेकअप भी पिक्चर में आ जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स, जी हाँ, ग्रेट। अच्छा, अब इसी की एक फ्लिप साइड भी है, जाहिर है, क्योंकि आपकी जो ये रेपुटेशन थी कि ये लंबी इनिंग खेलते हैं, आउट नहीं होते, पेशेंस बहुत है, इसी वजह से आपके ऊपर एक लेबल भी लग गया कि जी ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, और ऑफ कोर्स यू कुड नेवर कमांड एन ऑटोमेटिक प्लेस इन दी वनडे साइड, एक ऑब्वियसली स्लो बैटिंग का जो लेवल। और हमने देखा है आजकल के दौर में भी ऐसे बैट्समैन हमने देखे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर थे, या इंडिया के चेतेश्वर पुजारा, इवन अजहर अली पाकिस्तान के, जिनके ऊपर एक लेबल था कि वो टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं और लिमिटेड ओवर्स में, इवन जो रूट जैसा बैट्समैन T20 में नहीं खिलाए जाते। बल्कि मुझे याद है अभी भी कि एक मैच में तो बड़ा इमरान खान ने आपको लेट भी भेजा था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आई थिंक वर्ल्ड कप का मैच था, वो चेज कर रहे थे। करेक्ट। 87 के वर्ल्ड कप 87 के वर्ल्ड कप में। ये क्या एज अ बैट्समैन क्या इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जी, आई एम गुड फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम, या फिर ये बात भी बायसे फ्रस्ट्रेशन बन सकती है कि मेरी इस एबिलिटी की वजह से, लंबी इनिंग खेलने की वजह से मुझ पर एक लेबल लग गया और उसकी वजह से शॉर्टर फॉर्मेट में मुझे ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं मिलती? मतलब बात ये कि आपके अपने रेपर्टोर में कौन से शॉट्स हैं, ये आपको पहले पता ना होना चाहिए।
अगर मैं 6 छक्के मारने की कोशिश करूं तो प्रॉब्ली शायद एक छक्का शायद मैं क्रॉस कर सकूंगा, बाकी 2 शायद फर्स्ट बाउंस चले जाएं और 2-3 बीच में कहीं गिर जाएंगे। मतलब बात कहने की ये है कि अगर मेरे मेरे अंदर वो एबिलिटी अगर नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट। हमारे प्लेयर आजकल के, पहले मैं उनकी जी मिसाल जी दे देता हूँ। मैंने तो अपना बता दिया कि मेरे के अंदर वो एबिलिटी चौके छक्के पावर हिटिंग का मेरा वो नहीं था। मेरे टाइम के ऊपर बात यह है कि फास्ट बॉलिंग का बड़ा एक इम्पैक्ट था कि उनको फास्टर बॉलर्स को, स्पेशली वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स को, या स्विंग बॉलिंग जैसे हेडली है, हेडली को टैकल करने के लिए ज़्यादातर हमारे जो प्लेयर्स जब जाया करते थे तो फौरन आउट हो जाया करते थे। तो मैं जब पहला टेस्ट मैच उसके अगेंस्ट खेला था 163 रन्स मैंने जी बिल्कुल मैंने हेडली के और अगेंस्ट। वेरी नेक्स्ट टेस्ट मैच भी मैंने बैक टू बैक 2 सेंचुरियां की। उसमें सेकंड टेस्ट मैच में मैं रन आउट हो गया था जावेद भाई के साथ। एक डबल पार्ट 2, बल्कि एक ही साल में 2 डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप्स वगैरह भी हुई। हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी, वो बड़ा सपोर्ट भी करते थे और उनका तरीका जो था वो सिंगल डबल्स भी लेते थे, लेकिन उनको जहाँ मौका मिलता था ही वॉज गुड एट इट। वो निकल के शॉट मुझे भी कहते थे कि वो तुम भी निकल के मारो, तो मैं बहुत कभी जोश में आके एक आध मैं भी ट्राई कर लेता, चौका मिल जाता था। लेकिन ये है कि मैं एवरी नाउ एंड देन वो चीज़ नहीं अप्लाई करता था ताकि मेरी इनिंग बिल्डअप, और वो इसी तरह वर्ल्ड रैंकिंग में जैसे आपने अभी बताया कि 191 में बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड का जो टैग डिलॉयट्स वर्ल्ड रैंकिंग होती थी उस ज़माने में, एक ही किस्म की होती थी, आजकल तो 3-4 किस्म जी की हैं। बट एनीवेज, और वनडे का ये है कि मेरे वो नहीं था इतना ज़्यादा शॉट्स, मेरे पास पावर हिटिंग वाले शॉट्स एज सच नहीं थे। लेकिन ये कि आई यूज्ड टू बैट फॉर लॉन्गर, और उसमें बहुत से मैचेस हमने बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करी और उस पर हम जीते। दूसरे बैट्समैनों को आसानी हो गई नया बॉल को हैंडल करना, जैसे नेहरू कप के अंदर गीले विकेट के ऊपर अगेंस्ट टेरी ऑल्डरमैन ऑन अ वेट विकेट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के 73 किए थे शायद। 73 एग्जैक्टली। आपको बड़ा कमाल याद है। मैं अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे वो इनिंग थी तो मैं देख रहा था, वो सरप्राइज कि वो यहाँ मिल गई। तो उसके अंदर फास्ट बॉलिंग के ऊपर मैं बता रहा था कि उस ज़माने में बड़ा इम्पैक्ट होता था और उसको हैंडल करने के लिए, तो इसलिए मुझे बार बार एक तो वो मुझे मौके मिला करते थे, जो इसीलिए मैं 63 वनडेज वगैरह खेल हॉर्सेस फॉर सका। कोर्सेज कह सकते हैं आप जी, इसको और फिर एट द सेम टाइम जैसे इवन बेंगलोर टेस्ट के अंदर फील्डिंग के लिए मुझे पूरे टेस्ट के मैच के अंदर दोनों इनिंग में फुल इनिंग्स के अंदर फील्डिंग कराई गई। गवास्कर साहब ने कहा कि जब 12th मैन लिख के भेजा था कि जब 12th मैन का ये ऐसा जोश हो कि मैंने एक चौके के लिए मैंने फ्लिक किया तो थोड़े से पता नहीं थोड़े से रन्स रह गए थे, तो आई वाज प्रीटी श्योर, आई वाज 100% के ये चौका हो जाएगा जैसे ही मेरे बैट से फाइन लगी। लेकिन टू माय सरप्राइज शुएब डाइव टू हिज फुल लेंथ डाइव मार के उस सर्टन चौके को रोक लिया। तो how could we have won the टेस्ट मैच कि जब 12th मैन का जोश जज्बा इतना हो तो वो उस टीम से हम कैसे। दीज वर द वर्ड्स बाय सुनील गावस्कर साहब। तो बात यह है कि और फिर फील्डिंग का वो जैसे मैंने कहा वो था एडवांटेज, और फास्ट बॉलिंग को हैंडल करने का एक वो था। और फिर तीसरी एक और भी चीज़ थी कि फिर जब 92 से के बाद से जो बिकॉज आई हैव दिस वाज द मेजर रीज़न कि जब ये जो मैच फिक्सिंग का जो एस्पेक्ट आया तो दे वांटेड सम अदर प्लेयर्स हु दे कैन रिलाई ऑन। तो सिंपल हार्ड फैक्ट है, और जिसकी वजह से मतलब इट्स अ हार्ड फैक्ट लाइक आई सेड, और इसकी वजह से फिर वो मुझे जो इवन टेस्ट मैचेस से भी हटाना शुरू इसलिए कर दिया कि इसलिए कि मैं प्लेयरों के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं करता था, और मैं अपना ना रूम अराउंड करता था या कहीं आना जाना, बस ग्राउंड और ग्राउंड से वापस कमरे में, और खाना तक मैं घर में कमरे में मंगा के खाता था। वरना ज़्यादातर प्लेयर्स साथ एक साथ रात को डिनर्स वगैरह पे जाते थे, घूमते थे।
लेकिन आई नेवर, मेरी कंसंट्रेशन लेवल वाज इवन टिल आफ्टर द गेम हैड फिनिश। जब भी मेरी होती थी, रात को सोते वक्त सोच रहा होता था इमेजिनरी क्रिकेट, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है एक बच्चे के जी, जी, लिए। बिल्कुल। साथ साथ कि आप इमेजिन करेंगे ये दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, ये हाँ। बॉल करेगा, मैं ये वाला शॉट, आप मेंटली अपने जी, आप जी, को प्रिपेयर कर रहे हैं। विजुअलाइज़ेशन, विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन। जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो उस तरह से वो करते करते फिर नींद आ जाती है और सो जाता था। तो मेरा मतलब है कि ये फिर वो ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसके बाद फिर मुझे वनडे मैचेस के अंदर और मेरा लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं था कि मैं कोई दुनिया का वनडे का कोई बेस्ट प्लेयर था, लेकिन मेरे 3 दफ़ा विव रिचर्ड्स आउट हैं। शायद ही कितने कितने पाकिस्तानी होंगे जिनके जिनकी पास टैग हो कि विव रिचर्ड को 3 दफ़ा आउट किया है, बल्कि 4 दफ़ा। या मैं तो कहूँगा 3 दफ़ा बॉलिंग में और चौथी दफ़ा मैं मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। इमरान खान साहब ने बोर्ड से लड़े कि जी ये मुझे शुएब चाहिए, तो बोर्ड ने मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि फिर इन्होंने मना किया, मैं टूर नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कि अब हमने टीम अनाउंस कर दी है, आप दुबई जाके कॉल कर देंगे तो हम भेज ये देंगे। कौन-सा टूर था? ये ट्विन टूर था टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, अच्छा। जिसके अंदर मैंने 2 डबल सेंचुरीज अच्छा, जो अच्छा, ओके, 2 टेस्ट ओके। में 2 सेंचुरियाँ की सही, थी, सही। ये वो वाला टूर था। तो मेरा 10 दिन के अंदर वीज़ा आ गया, मैं 10वें दिन ट्रैवल कर रहा था, सिंगापुर पहुंचा। रात को बड़ी सर्दी लग रही थी मुझे, बहुत बीमारी ऐसा लग रहा था, बुखार, सर्दी। तो मैंने 2-3 कंबल लिए। मुझे याद है कि आई आस्क्ड फॉर द थर्ड ब्लैंकेट फ्लाइट फ्रॉम में? डाउनस्टेयर्स, नहीं, होटल के अच्छा, होटल अंदर। में। ओवरनाइट हाँ। 25 दिसंबर थी, सुबह की अर्ली फ्लाइट थी, तो मैं जल्दी से फ्रेश अप नहा के सुबह की सारी तैयारी करके सो गया। सोने की कोशिश की, बहुत सर्दी लग रही थी। खैर वो बड़ी मुश्किलों से सुबह बुखार की शायद हालत में वहाँ पहुँचा, जहाज़ में ट्रैवल किया, होटल पहुँचा तो रास्ते भर मुझे इचिंग सी हो रही, कभी सर में, कभी यहाँ बॉडी के ऊपर, इस तरह। तो हाउस डॉक्टर को बुला के दिखाया, उसने कहा इसको तो चिकन पॉक्स हो गया हुआ है। तो मैं 10 दिन के स्ट्रेट अवे बेड के ऊपर रहा। 11वें सिंगापुर में? ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में पहुँच के, ब्रिज, अच्छा, हाँ, ओके, वहाँ हाँ, सिडनी, ठीक है। मैं याद है सिडनी हुँ, हार्बर ब्रिज हुँ। में फिर 10वें दिन नहीं 9वें दिन जब थोड़ा शेव वेव की मैंने, तो थोड़ा-सा कुछ बेहतर फ़ील करना है। जैसे कि एक करवट लेने में मुझे क क हाँ। 2-3 मिनट, 4 मिनट लगते थे। पूरा बॉडी मेरा वो हो गई हुई थी, आउट ऑफ स्पॉट्स, और बहुत मुश्किल हो रही थी। तो वसीम अकरम और वो एजाज़ आए देखने के लिए। मैंने कहा तुम लोग को लग जाएगा, कंटेजियस होता है, जाओ तुम। कह रहे नहीं, नहीं कुछ नहीं होता ये वो। खैर वी वर रियली गुड फ्रेंड्स। तो खैर फिर वो लोग तो बाहर ट्रैवल करते रहे, दूसरे मैचेस खेलते रहे। फिर 10वें दिन ब्रिस्बेन हम पहुंचे, वेस्ट इंडीज से ट्रायंगुलर सीरीज का वो था, फाइनल सेमीफाइनल सॉर्ट ऑफ था वो मैच। वो हम जीतते तो हम फाइनल में आते। तो मैंने 11th डे थोड़ी सी प्रैक्टिस की इनके साथ, रनिंग अराउंड हल्की फुल्की, इसलिए कि बीमारी ही थी। 10 दिन तो बेड रेस्ट था ना। तो 12वें दिन मैं किट पहन के बैठा, आई वाज नॉट द 12th मैन। तो साजिद अली 12th मैन थे, तो जावेद भाई एक ओवर के लिए वापस बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने इशारा किया एक ओवर के लिए मैं बाहर, इस तरह। तो जैसे ही साजिद अंदर ग्राउंड में जाने लगे तो मैंने आवाज़ दी, साजिद मैं चले जाऊँ? कहना शुभ भाई आप चले जाएं। इमरान खान साहब के होते हुए वो बहुत कम ही दुनिया में कोई प्लेयर होगा, शायद गोरा भी, कि जो अवॉइड करेंगे कि भाई उनकी फील्डिंग में कि इसे कि कोई फंबल हो गया, कोई गलती हो गई तो आपको एक मोटी सी पड़ेगी। तो मैं खैर गया अंदर, उन्होंने कहा यहाँ मिड विकेट पे खड़े हो जाओ। वहाँ गया, विव रिचर्ड और रिचर्डसन खेल रहे थे और बड़ा मार रहे थे, और विव रिचर्ड चौकों में बहुत ही प्राइम फॉर्म में वो खेल रहे थे। तो एक तीसरी चौथी बॉल उन्होंने यूं करके स्क्वायर लेग पे रन लेने की कोशिश की, तो रिचर्डसन ने उसको मना किया। तो मैं राइट पे भागते हुए वन हैंडेड पिकअप, और वहीं से मैंने यूं फ्लिक ऑफ द रिस्ट से
मारा तो डायरेक्ट हिट लगी, तो 1-1.5 कदम विव रिचर्ड्स बाहर थे, तो ये चौथी दफा इस तरह आउट हो गए। 3 दफा का तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका खैर कमबैक था चिकन पॉक्स के बाद है थ्रू हाँ ये हाँ, तो बस मैं 1 ओवर के लिए आया, उसके बाद जावेद भाई आ गए, मैं आ गया। तो वो लोग कह रहे थे यार पहले ही तेरी वजह से हमारे को बड़ी मोटी मोटी पड़ी है, तो अब तो खैर नहीं है हम लोग की, क्योंकि वो कहते थे कि शेबी को देखो कि ये अपनी मेहनत बहुत करता है, अकेले फील्डिंग करना और थ्रो का, और वो मेरा मतलब वही मेहनत करने से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वॉट एवर द जर्नी आई ट्रैवल इन वनडे क्रिकेट, वो भी बड़ी अच्छी रही, मेमोरेबल रही पाकिस्तान के लिए, वो बेनिफिशियल मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो वो अट्रैक्टिव इस तरह के फिगर्स आपको नहीं है, लेकिन देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस वेयर पाकिस्तान हैज अचीव्ड अ टारगेट, रिक्वायर्ड टारगेट। बिल्कुल। तो बेसिकली आपका रोल था एक वनडे टीम में कि फास्ट, अगर अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, कंडीशंस हैं, तो आप ऑफ कोर्स वो फास्ट बॉलिंग को सी ऑफ करना, दैट वाज अ जॉब, या आपकी ऑफ कोर्स फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो टीम के लिए बेनिफिशियल होती थी। बिल्कुल सही। और फिर वो जो मैंने आपको पहले बताया कि फिर 92 के बाद थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान टीम के कुछ डिफरेंट बैलेंस हो गया था, और उसमें कभी जीतना चाहते थे, कभी नहीं भी। बिल्कुल। अच्छा, फील्डिंग ऑफ कोर्स आपने जिक्र किया, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, पाकिस्तान की टीम कभी भी फील्डिंग के लिए तो नहीं पहचानी गई, आज तक यही हालात है। पहले और बुरे हालात थे, अब कदरे बेहतर हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान इज प्रॉब्ली वन ऑफ द वीकेस्ट फील्डिंग साइड्स इन द वर्ल्ड। मगर उस दौर में भी आपका नाम था। इनफैक्ट 91 में जो है वो आप बैटिंग के अलावा फील्डिंग में भी टॉप रैंक्ड फील्डर थे दुनिया के, विच इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। सो ये बताइए कि फील्डिंग की जो एथिक है ये कैसे डेवलप की या कैसे होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज ए लेमैन या एज एन आउटसाइडर कि शायद हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बैटिंग और बॉलिंग पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन शायद फील्डिंग को उतनी अहमियत नहीं देते। सो इसके लिए भी किसी स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या वंस अगेन ये भी एक माइंडसेट है कि आप फील्डिंग को एंजॉय करते हैं या आप नहीं करते? सो हाउ डू यू इम्प्रूव दिस एस्पेक्ट, और आपकी अपनी वर्क एथिक क्या थी जिसने उस दौर में भी आपको जो एक आउटस्टैंडिंग फील्डर बना दिया था? you'll be surprised to know कि जब शुरू में तो मुझे, जब मैं PIA कोल्ट्स में जब आया था, तो they used to hide me, either putting me on leg slip area, third man, और इस तरह से। लेकिन I was always very passionate about फील्डिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। I used to dive left, right and center, और वो उसमें मेरी कोशिश होती थी। लेकिन I used to tell myself कि यार ये पता नहीं क्यों मुझे वो इस तरह समझते हैं कि शायद मैं अच्छा फील्डर नहीं हूँ। लेकिन वो जो बिलीव इन योरसेल्फ जो होता है ना, वो सबसे ज़रूरी होता है। और फिर आपको आपके एम्स ऐसे होने चाहिए कि आपके लिए सब लोग ताली बजा रहे हों, या आप जब वॉक ऑफ करें तो उस सेशन का बेस्ट फील्डिंग का जो रोल है, आपके हाथ में बॉल दी जाए कि जी वो, और बाकी टीम आपके लिए क्लैप करी हो। इस किस्म की जब और आपको शौक, पैशन बहुत होना चाहिए। और फील्डिंग का जब प्रैक्टिस सेशन आए तो ज़्यादातर मैंने प्लेयरों को देखा, दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट रियली। और वो चीज़, और फिर तीसरी चीज़ कि कहीं बॉल मेरे पास ना आ जाए, कहीं बॉल मेरे पास ना आ जाए, या ये बॉल मेरे पास आ जाए। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब 180 डिग्रीज का पूरा फ़र्क है। तो उसके अंदर जब आप चाहते हैं कि यार ये बॉल ऐसी आए, और वही इमेजिनरी क्रिकेट, रात को सोच के मैं यूँ आंखें बंद करें, आपने यूँ करके हवा में प्लग आउट कर दिया, ऐसा लेफ्ट पे कैच, हवा राइट पे डाइव मार दी, आगे डाइव मार दी, मतलब अपने आप को आप उस मोमेंटम में रखें कि जैसे आपने ये चीज़ टारगेट को अचीव करना है। तो उससे क्या होता है कि इट डज़ हेल्प यू इन मैनी वेज, और आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार ये मोमेंट है, इसके अंदर पूरी दुनिया देख रही है, इसके अंदर मैंने अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ कर ली तो बड़ी वाह वाह हो जाएगी। तो उसमें आप ये बॉल मेरे पास आए या मेरे पास ना आए में, जैसे मैंने आपको कहा, ये अगर ज़मीन है तो
इसका फर्क है। ये आप टो पे आ गए कि बॉल मेरे पास आ जाए, और यहाँ के यार कहीं मेरे पास ना आ जाए, हील्स पे चले गए, हील्स पे चले गए। तो आप अगर हील्स पे यहाँ से चले गए हील पे, तो आप यू कैन नॉट मूव 6 inches, you cannot dive in front even if the ball is pitching right under your nose, you cannot dive, period. इतना फर्क होता है। लेकिन वो अच्छा, फिर then which foot forward you're gonna take, left foot first or the right foot first? एक सही है, एक गलत है। उसके अंदर आपकी बॉडी पोजीशनिंग का फर्क आ जाएगा। फिर आप सर्टेन प्लेसेस ऑफ द फील्डिंग के अंदर, आपने सर्टेन प्लेसेस के अंदर अगर आप मिड विकेट पे हैं, स्क्वायर लेग पे हैं, फाइन लेग पे हैं, तो बैट्समैन तो यही है ना, यहाँ खेल रहा है, मैं यहाँ से बॉलिंग कर रहा हूँ। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक योर एम एग्जैक्टली वॉक टूवर्ड्स द batsman. Sometimes you don't have to walk towards the batsman. Okay. Maybe a foot here and there or more आपको मूव करना पड़ता है, ताकि आपकी जब वो शॉट खेलेगा तो आपकी फीट मूवमेंट जो है, वो जो मूवमेंट है वो करेक्ट फॉल करेगी। यू वुड बी इन अ पोजीशन टू डाइव, अदरवाइज यू वोंट बी इन अ पोजीशन टू डाइव। तो ये माइन्यूट चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अक्सर फील्डर्स को मैंने देखा है, दे हैव नॉट बीन टॉट प्रॉपर वे ऑफ डाइविंग। तो ये आपकी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग थी या आपको किसी ने कोच किया? बिकॉज हम देखते हैं वही बात के बैटिंग कोचेस भी हैं, बॉलिंग कोचेस भी हैं, काम होता है, फील्डिंग कोचेस भी होते हैं, लेकिन क्या हमारे प्लेयर्स, क्योंकि मुझे याद है, देखिए बचपन से जो एक्सक्यूज हम सुनते थे, आई थिंक वो तो अब वैलिड नहीं है। हम सुनते थे जी पाकिस्तानी फील्डर्स इसलिए वीक हैं क्योंकि हमारे फर्स्ट क्लास के ग्राउंड्स बड़े हार्ड होते हैं, आउटफील्ड बड़ी रफ होती है, तो वो फील्डिंग नहीं। अब तो आई थिंक ऐसा भी नहीं है, अब तो हमारे ग्राउंड्स भी बड़े अच्छे होते हैं। सो इसका मतलब है कि ये वाकई घूम फिर के बाद उसी वर्क एथिक पे आएगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। सो इसकी कोचिंग हो रही है या ये आपकी अपनी इनिशिएटिव था? आपकी डाइविंग के अंदर ये कि अगर आप पत्थर भी होगा, इवन रोड भी होगा, मैंने तो बचपन में ही जब रोड पे डाइव मारे, अभी भी एक हल्का सा मार्क इधर है, टेनिस बॉल से मैच खेल रहे थे, बट आई थ्रू माई सेल्फ राइट इन फ्रंट, और पूरा जब कैच मैंने डाइव करा तो वो पूरा ये हो गया। तो बचपन से मेरा एक बर्थमार्क सॉर्ट ऑफ आ गया था इधर के। तो आपको डाइविंग के लिए जो है वो आपको बॉडी को करेक्ट फॉल कराना, इसलिए कि वो बचपन था तो इसलिए वो गलती कर गया था मैं। लेकिन वो जो आपका जो पॉइंट है कि आपको कैसे ये खुद सीखा, देखिए बात चीज़ें आप खुद डेवलप करते हैं, हर चीज़ नहीं कोई आपको बताता ना, और फिर बात चीज़ें आप खुद डेवलप करते हैं, और बात देख के बहुत कुछ सीखता है इंसान, और तीसरी दफ़ा में आपको कोई बताता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ओपन माइंड के साथ आपको वो करनी होती हैं, लेके चलनी पड़ती हैं। देखें थ्रोइंग का ये आर्ट ऑफ थ्रोइंग के अंदर आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप वीक मसल के साथ एट अ डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते। फॉर दैट सिंपल 2+2 है कि आपकी ट्रेनिंग, मसल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन देन अगेन किस पोजीशन से किस टाइप की थ्रो हो सकती है, किस टाइप से नहीं हो सकती है। फ्लिक ऑफ द रिस्ट से जो है वो आप को कब वो अप्लाई करना है, कब नहीं कर सकते, क्या कभी आपको फ्लैट पिच के ऊपर थ्रो एक्यूरेसी के लिए पिच के ऊपर मार के ग्रीन टॉप, जब वो जो साइड विकेट्स मेरा मतलब है हो, तो उसके ऊपर से आपके ज़्यादा ट्रैवल एक तो फास्ट करता है, एक्यूरेसी ज़्यादा करेक्ट होती है। तो इंस्टेंटली व्हाइल पिकिंग द बॉल अप यू हैव टू डिसाइड देयर एंड देन व्हाट टू डू। स्प्लिट सेकंड, हाफ अ सेकंड का ही चांस मुश्किल से होता है कि जब आपने ये सारी चीज़ें, तो ये सिखाने से भी आपको बहुत सी चीज़ें, ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानी फील्डर्स मैंने देखा है कि हाई कैचेस आ रहे हैं एंड टाइम के ऊपर। अक्सर ये आपसे कोई, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, कुछ महीनों पुरानी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये लेटेस्ट ही यही बात है कि अभी भी हमारे जो बहुत से जो प्लेयर्स हैं
वो एकदम भागते भागते वहीं रुक जाते हैं और फर्स्ट बाउंस इजीली उसको पकड़ के और थ्रो करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो डाइविंग कैचेस की ट्राई है, अगर हाथ में लग गया एक दफ़ा तो आपको किसी दिन वो कैच आपकी टीम के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकता है और आप वो मैचेस जीत जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि वो उनको बताना जो है ना, अभी तक हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर ऑनेस्टली आई टेल यू कि वो बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, वॉइड है बीच में, कि जहाँ ये अब यहाँ पड़ी और यहाँ स्टैंड स्टिल पोजीशन पे खड़े होके यूं करके यूं पकड़ते हैं बॉल। इसका मतलब जब हवा में बॉल है और आप स्टैंड स्टिल हैं, दैट मीन्स यू हैड नॉट टेकन द करेक्ट स्टेप्स, जो इनिशियल स्टेप्स थे। जब वो गलत लेंगे तो आपकी बॉडी सीधी रहेगी और गलत के अंदर अगर सही लिया होता है तो आपकी बॉडी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि यू आर इन अ पोजीशन टू डाइव। और वन फाइन डे अगर आपके हाथ में निकल भी कैच हाथ से लग के गिर जाए, वो इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई ना करें वो दैट इज लीथल। शोएब भाई, फील्डिंग के ऊपर भी हमने काफ़ी तफसील से बात की। अब थोड़ा सा बात करते हैं आपके करियर की जो इम्पोर्टेंट कुछ आई वुड से अचीवमेंट्स थी एज ए टीम। आपने जिक्र तो किया बेंगलोर टेस्ट का भी। ऑफ कोर्स आई थिंक वो जो दौर था, स्पेशली जो लेट 80s का दौर था, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एराज इन पाकिस्तान हिस्ट्री, जिसमें आपने इंडिया में भी पहली दफ़ा अवे सीरीज़ जीती बेंगलोर टेस्ट के साथ। इंग्लैंड में भी आप लोगों ने अवे सीरीज़ जीती, जो लीड्स का टेस्ट आई थिंक जीते थे। और उसके बाद नेहरू कप आपने जिक्र किया 1989 में, दैट वाज आल्सो वी वन दैट एग्जैक्टली। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक दौर था। तो ये बताइए कि बुनियादी एलिमेंट्स पे अगर हम पॉइंट आउट करना चाहें कि क्या कप्तानी थी, टीम सिलेक्शन थी, टीम स्पिरिट थी, स्ट्रैटेजी थी, फिटनेस लेवल्स थी, क्या आप पिन पॉइंट करेंगे क्या वजूहत थी जिसकी बिना पे वो जो 5-6 साल थे वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक गोल्डन एरा बन गए? बात यह है कि देखें, टीम सिलेक्शन होना, पोटेंशियल टीम के अंदर वन रॉन्ग मूव कैन ब्रिंग यू टू अ डिज़ास्टर। एक बॉलर आपने कम गलत खिला लिया तो भी आपके पास मुश्किलात फेस करना पड़ जाती है, म्यूज़िक फेस करना पड़ जाता है। जैसे लेटली इंडिया ने स्पिनर कोई सही नहीं खिलाया शायद, तो उसकी वजह से उनको डेंट पड़ा इवेंचुअली, वरना शायद मुश्किल उनकी आसान हो जाती। एनीवेज, पाकिस्तान टीम में जब एक फोर्स टू रेकन विद टीम थी, वो कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़, वो इंग्लिश राइटर है ना स्किड बेरी, जी। तो उसने लिखा था कि 88 की जो टीम थी वेस्ट इंडीज की, दे वर अनशेकेबल। ड्रॉ करके आए थे आप, जो मैं माशाल्लाह से मेरा सेकंड हाईएस्ट था आफ्टर जावेद मियां उस सीरीज के अंदर। तो उसने फिर मेरा भी नाम, उसने किसी का नाम, उसने सिर्फ 2 नाम, एक कैप्टन इमरान खान साहब का रखा, जावेद मियां का, और तीसरा मेरा नाम। उसने पूरे आर्टिकल, बहुत बड़ा आर्टिकल था, उसने किसी का नाम लिखा, दे वर द मेन कंट्रीब्यूटर्स फॉर, इस तरह का वो बड़ा अच्छा उसने एक आर्टिकल लिखा था। उस वक्त लिखा था? हाँ, उस वक्त लिखा था, मैंने पढ़ा था। और फिर पाकिस्तान टीम ने वो तो उन्होंने बड़ी क्लियर कट अंपायरिंग जान के उन्होंने इस तरह से की, वरना तो हम वो टेस्ट सीरीज जीत जाते। और 35 इयर्स के बाद वेस्ट इंडीज को कोई सही मानों में उनको जिसने हराया वो हमारी टीम थी। और हमने दूसरी टीमों, इंडिया, इंग्लैंड, तमाम जगहों के ऊपर जाके वी मेड एन इम्पैक्ट माशाल्लाह से। उसका रीज़न जो आपने पूछा है, वो उसका रीज़न डेफिनेटली ये कि ये वो प्लेयर्स थे कि दे वांटेड टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्फ। जब आपको पहले तो अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, आप अपना लेवल ऑफ द बार को जब रेस करना चाहते हैं तो यू एक्ट अकॉर्डिंगली। और उसके अंदर सिर्फ आप अगले मैच के अंदर सिर्फ अपना नाम डलवाना चाहते हैं और यू वांट टू कम आउट एज अ विनर इन एवरी अदर गेम। अगर आप वहाँ नहीं भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेंगे, यू वुड बी समवेयर अराउंड दैट पॉइंट
कि जहां आपकी परफॉर्मेंसेस नोटेबल हों, जी। अगर हाईएस्ट नहीं होती। जी हाँ। अगर आपके एम्स ये हो कि जी 30-40 करके, जो आजकल के प्लेयरों की होती है कि जी अगले टेस्ट में मेरा नाम आ जाए और इस तरह से, और अब तो बड़ी सेल्फिश अप्रोच है ये तो। जी। अंपायर्स भी पहले तो उन्हीं कंट्रीज के हुआ जी हाँ, जी करते हाँ, थे, जी हाँ। हाफ अ चांस पे वो आउट दिया करते थे। एग्जैक्टली। तो बड़ा, और फिर विकेटें भी डॉक्टर्ड होती थी, हर कंट्री का अपनी मर्जी से होता था। अब आईसीसी का इंटरवीन करता है कि नहीं जी परफेक्ट बैटिंग विकेट होना जी हाँ। चाहिए, शुड बी अंडर प्रिपेयर्ड और ओवरली ग्रास्ड। ये सारी चीजें एडवांटेजेस हैं बहुत। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टू बाउंसर्स हाँ पर बिल्कुल। ओवर है। तो वो एक बैट्समैन के लिए जब 2 बाउंसर ही, टेस्ट का मतलब ही ये है कि भाई टेस्ट है आपका, जी तो हाँ। उसके अंदर ये रूल ही मेरे हिसाब से तो बिल्कुल टोटली गलत है। तो बट एनीवेज, तो हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, उनके अंदर टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, वो बात वो थी। और परफॉर्मेंसेस अगर ये आपकी तरफ से आज नहीं आई तो आज मेरी तरफ से आ गई, तो कल आपने कहा नहीं जी इससे ज्यादा मैं, तो स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। अंदर से आपका जो फुली टीम स्पिरिट हो गई कॉन्फिडेंस बेसिकली। स्पिरिट आपके हाई स्पिरिटेड हो जी आप, हाँ, जी हाँ। तो फिर आप हाई हाई रैंक के अंदर माने जाते हैं। दूसरी एक टीम को सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छा और ज्यादातर अच्छा ही होता था। उसके अंदर एक आध कोई 2-4 सीरीज में अगर कोई गलत कोई एक आध आ गया तो आ गया, वरना वो भी नहीं। तो ये तमाम आपने बहुत, और फिर फिटनेस लेवल जो है वो इतना ग्रेट नहीं था जो आज के प्लेयरों का है। फिटनेस लेवल इज डेफिनेटली फार सुपीरियर टुडे। लेकिन फिटनेस अगर अच्छा हो तो दुनिया का बेस्ट जिमनास्ट, बेस्ट क्रिकेटर हो, जी हाँ। अगर सबसे ताकतवर की बात हो तो कोई पहलवानों में से या सोमो रेसलर सबसे ताकतवर हैं तो वो शायद बेस्ट हो जाएं। ऐसी बात नहीं। क्रिकेट इज नॉट अबाउट शेयर पावर और शेयर फिटनेस। फिटनेस होगी तो आप ज़्यादा लॉन्गर क्रिकेट अच्छी खेल सकते हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छी दे सकते हैं। लेकिन वरना अगर आप अनफिट प्लेयर्स में से नाम लें, दिखने में जो अनफिट थे, नॉट मेंटली, नॉट फिजिकली, नॉट टेक्निकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप राणा टूंगा की मिसाल ले लें, कॉलिन मिल्बर्न की मिसाल ले लें, डेविड बून की मिसाल ले लें, और इस तरह के और भी शायद पता नहीं, इवन इंजमाम कोई बहुत आला हाँ दर्जे शुरू की में फिटनेस। वो फिटनेस कोई बहुत सुपीरियर नहीं थी। लेकिन तो वो लाइक आई सेड कि ये आर्ट जो है वो मेंटली स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, टेक्निकली आप करेक्ट होना चाहिए, और आपका जो माइंडसेट है, कंसंट्रेशन लेवल, पैशन फॉर द गेम, और ट्रू टू योर ओन सेल्फ। आप अच्छा जी टीम को ज़रूरत है जी 8 रन की पर ओवर, मैं अपने सेव करके विकेट 4 रन के ऊपर मैं ओवर पे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें फिर आपका नाम नहीं लेके ऊपर जाती। अगर आप सिब्बी में जाके 300 रन की इनिंग खेलेंगे, देयर वोंट बी एनी नोटिस टेकन। लेकिन आप दुनिया के सामने जहाँ ऑल ग्लूड टीवी सेट्स और बड़े कोई ग्राउंड के अगेंस्ट गुड फास्ट बॉलिंग या अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट या अच्छी टीम के अगेंस्ट टफर ओपोनेंट्स हों, उनके अगेंस्ट 80 रन वुड काउंट अ लॉट। बिल्कुल। तो यू गॉट टू सीक दैट अपॉर्चुनिटी वेयर दैट लाइज। आज का मैच अगर ये है तो मुझे आज करना है, इसलिए कि देयर माइट नॉट बी मेनी इंस्टेंसेस वेयर यू विल गेट दोस चांसेस, इट माइट बी जस्ट वन ऑफ इन योर लाइफ टाइम। So you got to understand when that opportunity is there for you. You have to understand. You got to read in between the lines. एक दफा आज चांस मिला है, हो सकता है अगला चांस ही ना मिले for the rest of your lifetime. 30 years का आप 20-30 साल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मतलब बहुत से प्लेयर हैं उनको एक इनिंग का भी चांस नहीं मिला, बाज़ों को 1 से 2 का चांस मिला, बाज़ों were lucky enough to get for few more. मियादाद साहब से मैंने इंटरव्यू किया था, बड़ी खूबसूरत बात की थी कि 11 के 11 प्लेयर ये सोच के खेलते थे कि मैंने मैच जिताना है। तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट फिर बट मैंने भी डेवलप कैसे, क्योंकि ज़ाहिर आपने कई कप्तानों के साथ खेला, खैर मुश्ताक मोहम्मद के साथ तो आपने नहीं खेला, बट ही इज आल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ द, I played under him. अच्छा for PIA. ओके we won the championship also. ओके बट पाकिस्तान की तरफ से तो आपने ज़हीर अब्बास के अंडर खेला, इमरान ऑफ कोर्स, जावेद मियादाद,
और टुवर्ड्स द एंड मेरे ख्याल है आपने वसीम अकरम वगैरह के नीचे भी खेला। तो ये कोई कैप्टनसी का भी इसमें कोई रोल कैसे रेट करेंगे आप इन कैप्टन्स के? देखिए, कैप्टन का बड़ा रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैं फर्स्ट टेस्ट मैच जब खेला था तो ज़हीर अब्बास साहब के और PIA से भी उन्हीं की कैप्टनसी में खेलता रहा, लेकिन मुश्ताक साहब के साथ भी जब खेला और जावेद भाई और ये इवन मेरे ख्याल सलीम मलिक के साथ भी शायद नहीं, टेस्ट मैच अभी याद नहीं आ रहा मुझे कि मैं खेला कि नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा technically spot on, who could see behind the curtain 2 days before, was only one captain, that had been Mushtaq Mohammad. उनका एडवांटेज ये था कि he had played cricket under surveillance of Hanif Mohammad साहब and वजीर मोहम्मद साहब, who were क्रिकेट के अंदर पूरा minute nitty-gritties को समझना, thinking about the game, how to go an extra mile, और एक एक चीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पता होना है, रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द गेम। और फिर इनको एडवांटेज एक और मिला कि 1970 के बाद ही मूव टू इंग्लैंड। पहले तो 1958 में टेस्ट मैच खेले, उससे पहले 10, 12, 15 साल उनकी जो ग्रूमिंग हुई इन दोनों माइंडसेट के साथ हुई। फिर उसके बाद नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से वो खेलने चले गए। वहाँ 3 दिन के अंदर यू हैव टू फिनिश अ गेम, वहाँ 3 डे में फर्स्ट क्लास मैच होता है, तो आपको डिक्लेरेशन और उनको कब किस वक्त आउट करना है या कितना डिक्लेरेशन, फिर आपको एक स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन देनी है कि नहीं देनी, तो इस तरह आप सीखते हैं। तो वहाँ उनको और ही गॉट पॉलिश्ड आउट देयर एज वेल, और वहाँ से इवेंचुअली ही बिकेम अ प्रोडक्ट, और इवेंचुअली मोस्ट ऑफ देम दे से पाकिस्तान बेस्ट एवर कैप्टन, इसमें कोई शक नहीं, आई बिलीव सो। लेकिन इमरान खान साहब के साथ भी बहुत ज़बरदस्त यही फील आई, लेकिन ही वॉज वेरी बोल्ड, डेयरिंग, ही वुड टेक चांसेस। और जावेद मियाँदाद साहब के साथ और ज़हीर भाई के साथ थोड़ा सा ये फ़र्क था कि ज़हीर भाई थोड़ा सा ज़्यादा सेफ प्ले करते थे, जावेद भाई यूज्ड टू प्ले सेफ एंड येट थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट भी थे, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट। फ़र्क पड़ता है, जैसे आप बहुत सी दफ़ा जैसे वेस्ट इंडीज़ में हम खेल रहे थे या पाकिस्तान में जो सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेल रहे थे, तो पिच की कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन इमरान खान साहब कैप्टन थे, बहुत ज़्यादा वो आपको मोरल भी बूस्ट करते थे। और इत्तेफाक की बात है कि बहुत सी दफ़ा उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान 1988 सीरीज़ के अंदर कि पाकिस्तान के बेस्ट जो परफॉर्मेंस है जावेद मियाँदाद के बाद, I was not expecting Shoaib to perform that extraordinarily well, लेकिन he was our second best batsman, and 6 months before I was not even close to what he performed today, what my mindset was for him. तो बात यह है कि वो कि भाई drastically improved himself so much, so such a short period of time. मैंने बहुत ज़्यादा वो उस ज़माने में गोल्फ बॉल से और हार्ड बॉल से, और मुझे बॉलर कहते थे कि नहीं आपको गेंद लग जाएगी, आप ऐसी प्रैक्टिस ना करें, आपको हमें डर लग रहा है ऐसा। मैं कहा मेरी फिक्र नहीं करो, मुझे बॉल नहीं लगेगी, लेकिन मुझे कराओ ये वाली बॉल, इसलिए कि यही म्यूज़िक मैंने फेस करना है एट द सेंटर स्टेज। जब उन्होंने मार्शल और एम्ब्रोज और बिशप और इन लोगों ने आके गोलियां निकालनी इधर लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो वो फिर तो आज मुझे प्रैक्टिस होगी तो मैं ये करूँगा। तो वो चीज़ बेनिफिशियल हुई। तो ये इन कैप्टन्स का ये था कि ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, अगर डेयरिंग बोल्ड डायबोलिक किस्म का कोई कैप्टन हो तो इट डज अफेक्ट योर गेम एट द सेम टाइम। तो कैप्टनसी की बात तो की, अच्छा सीनियर बैट्समैन का भी आपने बताया कि मियाँदाद के साथ आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपको ऑफ कोर्स गाइड भी करते थे एज अ बैट्समैन। जो आपके कंटेम्प्रेरी बैट्समैन थे, मतलब रमीज़ राजा हो गए, सलीम मलिक हो गए, कासिम उमर, ये सब आपके ज़ाहिर है आपकी जनरेशन के बैट्समैन थे।
मोहसिन खान थोड़े सीनियर थे। तो टीम स्पिरिट की आपने बात की, सो कितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, या फिर वो जो जगह के लिए कंपटीशन होता है वो फियर्स होने की वजह से, वाज इट अ हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल ऑफ यू, या राइवलरी बहुत ज़्यादा थी? आई एम श्योर वो एक प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ ऑटोमेटिकली इट इरप्ट्स, इट सरफेसेस। और लेकिन ये कि ऐसे आमने सामने या बातों में या बिहाइंड योर बैक ऐसी फीलिंग नहीं थी। इट वाज अ हेल्दी कंपटीशन। और वो तो आप जब बाद में असेस करते हैं कि जी व्हेन यू आर रिटायर्ड, तो आप वो देख लेते हैं कि भाई किसका ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस है। तो लेकिन ये कि वी हैड अ गुड रिलेशनशिप अमंगस्ट ईच अदर, और जो भी हमारे साथ के जो भी प्लेयर्स थे, मैं ये कहता हूँ कि बहुत से प्लेयर कहते हैं कि भाई वो इनकी वजह से नहीं खेल सके। तो बात ये है कि जब मौका था, वो टाइम था आपको परफॉर्म करने का, ठीक है ना। तो अब वो उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई करने की ज़रूरत बेकार है, इसलिए कि वो टाइम जब था उस वक्त आपकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा अच्छी होती तो आप सेलेक्ट हो जाते। अगर मेरी परफॉर्मेंसेस थी तो अल्लाह का करम हुआ कि मुझे सिलेक्शन मिली, और फिर इवेंचुअली माशाल्लाह से जो परफॉर्मेंसेस आई वो वर्ल्ड की प्रॉब्ली हमारे घर के अंदर छत के नीचे जितने रिकॉर्ड्स हैं पूरी दुनिया में किसी एक घर के अंदर नहीं होंगे। तो गॉड हैड बीन वेरी वेरी काइंड, माशाल्लाह माशाल्लाह से, टच वुड अगेन। और आई कैन नॉट थैंक गॉड इनफ। अच्छा, आपने इससे पहले टच किया थोड़ा मैच फिक्सिंग वाले टॉपिक के ऊपर। तो आपका जो लास्ट फेज था आपके करियर का, जो 1995 में, जब मेरे ख्याल है रमीज़ राजा के अंडर एक 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 यू नो द क्रिकेट बोर्ड ट्राई टू प्रोबेबली ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट स्टिग्मा, एक नई टीम बनी, थोड़ा सा एक फ्रेश स्टार्ट काइंड ऑफ, जिसमें जाहिर है आपका वो कम बैक भी था ऑफ सोर्ट्स। सो वो जो वक्त था जब पाकिस्तान की टीम एक बड़े नेगेटिव शैडो के अंदर खेल रही थी। ज़ाहिर है एक हिस्ट्री, जो आपका पहला दौर था 92 से पहले का, ज़ाहिर है वो एक बहुत ही एक अलग माहौल में था, जैसे हमने बात की गोल्डन एरा। और फिर ये 95 का जो दौर था जब ज़ाहिर है टीम के अराउंड एक मुस्तकिल जो है वो क्लाउड्स थे। सो आपका जो एक फीलिंग थी, एक जो इमोशंस थे, कुछ डिफरेंट थे उस मौके पे, क्योंकि आप लोग श्रीलंका से फिर सीरीज़ भी मुझे याद है पहली दफ़ा हार गए थे पाकिस्तान में ही। सो कितना बड़ा शिफ्ट था आपके माइंडसेट में फ्रॉम दैट टाइम जब आप स्कोर कर रहे थे 89 90 वगैरह में, और फिर 95 में जब जाहिर है एक टोटली अलग डाउट्स के अंदर मुस्तकिल टीम को देखा जा रहा था? वो बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट रेस किया कि वो सीरीज जीत गए, लेकिन आपको ये नहीं पता वो कैसे जीत गए। वो कभी भी नहीं जीत सकते थे पाकिस्तान से, उनको जितवाया ही गया समझ लें, इसलिए कि हम पेशावर का टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच जीत गए थे, सेकंड शायद फैसलाबाद में था, और वहाँ हाँ फैसलाबाद में था, अच्छी तरह मुझे याद है, और थर्ड सियालकोट में था। तो नेचुरली वसीम वकार के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, और उन लोगों ने जिस दिन, बल्कि मैंने तो कहा कि तीसरे चौथे दिन हम लोग कराची आ जाएंगे, टेस्ट मैच ये तो इजीली, अभी मुझे फिगर्स याद नहीं है कि फर्स्ट डे क्या हुआ था, टोटल क्या था, समरी क्या थी फर्स्ट सेकंड डे की, लेकिन मैंने कहा था कि 3 साढ़े 3 दिन में ये मैच ख़त्म हो जाएगा, तो रात की फ़्लाइट से हम लोग आ जाएंगे वापस। इट वाज क्लियर कट के बिल्कुल उनका कोई चांस ही नहीं था। लेकिन सेकंड डे की शायद सुबह शायद ऐसा हुआ कि वो एक टीम मीटिंग हुई, मुश्ताक मोहम्मद उसके कैप्टन वो थे, कोच थे, और माजिद खान साहब वो थे मैनेजर थे, और रमीज़ कैप्टन थे। तो अगर वो पाकिस्तान सीरीज वो सेकंड मैच भी जीत जाता तो सीरीज पाकिस्तान जीत जाता, और रमीज़ एज कैप्टन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता, और फिर ही वुड हैव कैरीड ऑन।
तो वो मैं समझता हूँ कि रमीज़ के साथ बड़ा सेटबैक हुआ कि उसको वो मौका नहीं मिल सका। और वो सेकंड डे जब वो जो मीटिंग हुई उसके अंदर जब ट्रेनिंग पहले मीटिंग हुई, वरना हमेशा पहले ट्रेनिंग के लिए हम जाते हैं ग्राउंड के अंदर और फिर मीटिंग होती है और फिर चाहे बैटिंग हो या फील्डिंग। उस दिन पहले मीटिंग हुई और फिर उसके बाद सब लोग अंदर ट्रेनिंग के लिए गए। ट्रेनिंग के बाद जब आए तो वो वसीम और वकार दोनों ने कहा कि जी हम अनफिट हो गए। हमारे एक ने किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने कमर पकड़ी। आउट ऑफ द ब्लू ये चीज़ सामने आई। बॉलिंग उन्होंने की नहीं, हमारे पास शायद एक पता नहीं अताउर रहमान उसमें हाँ, खेल मुझे रहा तो था। आकिब जावेद ने 5 विकेटें ली थी फिर उस इनिंग में। अच्छा, आकिब हाँ, शायद होंगे, तो एक ही फास्ट बॉलर होंगे। बॉलर वो स्ट्रेंथ हमारी जो मेन जो स्ट्रेंथ थी हाँ, वसीम वकार की, ऑफ कोर्स दे वर वेरी वेरी जी हाँ। लीथल डुओ। हाँ, नहीं मुझे और याद है क्योंकि वो आकिब जावेद ने कोई यानी कि वो आई थिंक कुछ 5-6 साल बाद वो पहले बॉलर बने जिन्होंने वसीम या वकार के अलावा 5 विकेटें ली किसी इनिंग में। अच्छा, अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हो सकता है, तो वो मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं था। लेकिन वो फिर लोनसम रेंजर रह गए प्रॉब्ली। और फिर उनकी टीम ने कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और फिर वो इवेंचुअली वो मैच हम हार कहाँ गए। जीते हुए हार गए। और फिर थर्ड टेस्ट इसलिए कि ये दोनों नहीं खेले, बिल्कुल। बॉलिंग की कोई थे हाँ। नहीं, ऑर्डिनरी बॉलर्स आए और उन्हें गेंद करी। और फिर थर्ड टेस्ट के अंदर अंडर प्रिपेयर्ड विकेट बनाई, जिसके अंदर जो मेरा लास्ट जो मैच हुआ, जी। लास्ट मेरा वही था। तो 15 फॉर 5, पहले मैच में मैंने 58 कुछ किए थे शायद, उसमें मैं आउट हो गया था। तो लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में अंडर प्रिपेयर्ड विकेट थी, तो थोड़ी बारिश हुई तो वो एक गीला सा स्पॉट था। तो सेकेंड इनिंग के अंदर मैं वास के वो एक बॉल एकदम उसी गीले पैच पे गेंद पड़ा और मैंने नॉर्मली रोका तो गेंद लॉप होके आया। तो वो मेरा बैट यूं ही था तो यहीं से लग के इजी डॉली कैच कॉटन बोल्ड में हो गया था। तो हम लोग 15 फॉर 5 हो गए थे और उसके अंदर पूरी सीरीज में एक ही चेंज किया और वो उसमें सिर्फ मुझे ही ड्रॉप किया गया अगली सीरीज के लिए। और इस तरह हालांकि 58 पहले किए थे, सेकंड इनिंग में भी पता नहीं, अभी याद नहीं, 20 30 28 पता नहीं कितने कह रहे थे, नहीं कह रहे याद भी नहीं मुझे अभी। लेकिन ये कि बस वो उसके बाद फिर मुझे ड्रॉप कर दिया गया। फिर वो मेरा लास्ट टेस्ट हो गया था। हालांकि फिर 2000 में मैं आई वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन पाकिस्तान, हाईएस्ट एवरेज वाइज। 10 मैचेस में मैंने जस्ट अंडर 1000 रन किए थे विद 5 सेंचुरीज, जिसके अंदर 3 150 की इनिंग्स थी। और उसमें मुझे चांस मिल सकता था, लेकिन ये कि वो फिर किसी और को उन्होंने मौका दिया वहाँ। फिर वो काफ़ी 95 की बात है ना, तो जी, जी। 92 का मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ बिल्कुल। कि उसके बाद पाकिस्तान कुछ मैचेस जीतना चाहता था, कुछ दूसरों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर छोड़ देता था। तो इस तरह फिर वो मौका मिल गया उनको हटाने के लिए। तो फिर उसके बाद एक एक दो दो मैचेस खेलने वाले बहुत से प्लेयर आए और उनको फिर मौके दे के उनको आराम से हटाना आसान था। तो मेरे लिए ये कि लेकिन whatever I played, I am very content with it. What God had been very very kind. परफॉर्मेंस वाइज भी लोगों के सामने आज, इसलिए अल्लाह का करम है कि लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, परफॉर्मेंस वाइज फाउल प्ले कोई नहीं देखते इसके अंदर। तो आप उससे ज़्यादा क्या, और कहीं भी जाओ तो अल्लाह का करम है कि they appreciate whatever I had done for Pakistan and internationally as well, and for the family at the same time. ये सम रियल इनसाइट्स ये 95 का आपने ज़ाहिर है सीरीज़ के बारे में हम तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि एज एन आउटसाइडर ही देखते हैं बट लोग बताते नहीं है ना, ट्रू वर्जन नहीं बताते, तो they hesitate somehow or the other, but the true aspect had just come out. चले शोएब भाई, जाते जाते आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान ऑब्वियसली इस वक्त क्रिकेट में एक मुश्किल दौर से गुजर रही है परफॉर्मेंसेस वाइज। ना हमारी रैंकिंग टेस्ट मैचेस में कहीं है, ना वनडेज में, ना T20 में। मगर उससे भी ज़्यादा पेनफुल जो चीज़ है वो ये कि इंडिया के साथ जो हमारी परफॉर्मेंसेस हैं वो ऑल टाइम लो पे आ चुकी हैं। और वही बात कि 80s में इंडिया के ऊपर
बहुत ज़्यादा हमारी सुपीरियॉरिटी थी, करेक्ट, इवन 90s में भी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। इनफैक्ट उस वक्त तो ये होता था कि आई थिंक जो बेस्ट हम क्रिकेट थी वो अपनी रिजर्व करते थे इंडिया के लिए। इवन आपकी सेंचुरीज हैं इंडिया के अंदर भी हैं, इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में भी हैं, डबल सेंचुरी है यहाँ लाहौर में, और आई थिंक वो हिस्टोरिक जो हमारी 87 की सीरीज थी उसमें भी आपकी सेंचुरी थी इंडिया के अगेंस्ट। तो क्या हुआ है इंडिया के अगेंस्ट, ये पासा कैसे पलट गया है? जो जिस तरह हम डोमिनेट करते थे अब वो हमें डोमिनेट करते हैं। सो इस पे थोड़ी रोशनी डालिए कि ये क्यों हुआ और इसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। मुझे बात यह है कि पाकिस्तान पहली बात है मेरा ख्याल से खुद नहीं चाहता, इट माइट बी not music to the ears, but PCB doesn't want that Pakistan cricket should bloom once again. अच्छा। उसका अगर करना चाहता होता तो पाकिस्तान के अंदर जितने कोचेस और ये तमाम इस तरह के सो कॉल्ड कोचेस जो हैं वो दे हैड बीन फेलियर्स इन देयर लाइफ टाइम। आप पूछेंगे कैसे का ये जवाब है कि जो एक दो दो मैच भी अगर खेल के अगर एक बैरियर है, एक लाइन है, आई हैव क्रॉस दैट बैरियर, अच्छा जी मैं वनडे में आ गया, मैं टेस्ट मैच में आ गया, दैट इज अ टेस्ट, अ बॉर्डर लाइन केस। अगर आप वहाँ फेल हो गए तो यू आर चक बैक इनटू फर्स्ट क्लास क्रिकेट और द सर्किट बिलो दैट। बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी तो वहाँ आप आए हैं। टेस्ट क्रिकेटर डजंट मीन दैट यू मिस्टर नो ऑल हो गए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड आप नहीं हो सकते। इसी के until unless you have played lot of cricket, lot of years had been spent for the country, playing for the country, learning the tricks of the trade, playing against the best players around the world, bowlers, fielders, captains, उनके coaches, उनकी strategy, you cannot learn those, you can't डीप एंड के अंदर आप स्विम करके आप जब सीख के आएंगे तो पता चलेगा ना आपको क्या उसकी बायंसी है, थ्रस्ट है, उसके प्रेशर्स क्या है, उसके किस तरह उसको ओवरकम करना है। आपको यू गॉट टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ सेक टू असेस द सिचुएशन। इसी तरह कोई आप उधर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके आपको ये सिखा देंगे सो कॉल्ड ये जो कोई ये क्या कहते हैं ये सर्टिफिकेशन ऑफ जो कोचिंग का वो मैनुअल है वो आपको सिखाएगा कि व्हेन टू पुट दोज इक्वेशन के अलजेब्रिक की कब डालनी है कि तो दूसरी की कब डालनी है। यू कैन नॉट ये इनको ये लाइनें कोने लगाना ये सब अच्छा आता है, लेकिन ये कि क्रिकेट को समझने के लिए इट नीड्स अ लाइफ टाइम। ऐसे रातों रात जो बहुत से कोचेस जो दुनिया में आए ऐसे जो पाकिस्तान के भी कोचेस रहे या पुराने प्लेयरों के साथ जो अटैच होते थे उनको दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम, वो उसको असेस करने का उनके पास पार्ट्स थे। ये प्लेयर्स जो हैं ये ना खुद इन्होंने कोई चीज अचीव की है सिर्फ सर्टिफिकेशन 2-3 लेवल के कोर्स करने के बाद आप उनको इन बच्चों को हिसाबों को जब भी तो आप देखेंगे कोई भी प्लेयर यस्टरईयर्स के प्लेयरों के साथ आप मैच किसी एक भी प्लेयर को नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि ये हमारे जो कोचिंग का जो 230 के करीब कोचेस हैं who are on the payroll of PCB, उसके अंदर से 99% या 98% से भी ज़्यादा 99% जो हैं कोचेस वो ही हैं जिन्होंने कुछ नहीं कर सके तो दे हैव बाउंस बैक इनटू PCB's पैनल एज सो कॉल्ड कोचेस। पाकिस्तान के फील्डिंग कोच, बैटिंग कोचेस, अंडर 19s और इनके साथ वो प्लेयर्स हैं कि जो हैड नॉट प्लेड क्रिकेट एट ऑल। तो वो आप उनके बच्चों को ट्रांसफर ऑफ स्किल्स कैसे कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए वो सवाल ही पैदा नहीं होता का मतलब प्रूव मी रॉन्ग, बता देना कि भाई क्या परफॉर्मेंसेज, क्या पहले हुक शॉट नहीं आते था अब हुक शॉट आता है, अब ड्राइव बड़ी अच्छी खेलता है पहले ड्राइव नहीं आती थी, छोड़ना बहुत अच्छा आता है अब छोड़ना नहीं आता।
या पहले नहीं आता था, अब बहुत अच्छा आता है। अब डिफेंस ऐसा हो गया कि दुनिया का बेस्ट बॉलर भी आउट नहीं कर सकता। कोई एक प्लेयर बता दें, कोई यंगस्टर्स में से बता दें, कोई उसमें से बता दें, कोई पाकिस्तान टीम में से इटसेल्फ बता दें। किसी प्लेयर के लिए आप ये नहीं कह सकते अब ना, अब ये रुक गया तो अब ये शाम तक आउट नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी का अपना माइंडसेट ही गलत है, इसलिए कि उनको फीड गलत किया जाता है। अगर मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो उनको फीड वो लोग कर रहे हैं कि जो उनके होवर अराउंड करते हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, उनको गलत फीडिंग देते हैं, इसलिए कि उनको ही डजंट नो अ थिंग अबाउट क्रिकेट। एग्जैक्टली। Whatever has been told to him, he would believe that yes, he is my right hand and he is telling me the correct way, because there is a chain of players who are involved around the PCB corridors, where they don't want to bring any new person involved or get involved with them. सिंपल उसकी वजह से ये नुकसान होता है। और इंडिया का जो आपने बताया, अब बिल्कुल वाइस वर्सा ले लें, जी हाँ, उनके पास जो है ड्रेविड जी हाँ, जी हाँ, जो है वो अंडर-19 के कोच थे। Exactly. मैंने 25 साल पहले बोला था कि पाकिस्तान का जो बेस्ट प्लेयर है वो आपके अंडर-19 के साथ होना चाहिए। इसको तो 10, 15, 12 साल हुए होंगे या 15, 18 साल हुए होंगे ड्रेविड को अंडर-19 के। उससे कई पहले मेरा जो विजन था कि जो आपका जो बेस्ट प्लेयर है, ही शुड बी इन्वॉल्व विद आपके यूथ के साथ होना चाहिए, बिकॉज ही वुड अंडर-19 के साथ पीसीबी ने यहाँ से भेजा अपना एक नॉर्मल कोच। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कोचेस थे सर रिचर्ड हेडले, और एक तरफ थे एलन बॉर्डर, और यहाँ से एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। तो वो जो बच्चे हैं, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दीज कोचेस, लेकिन वो तो बोलेंगे जी हमें पाकिस्तान टीम का बना दो, वो तो बोलेंगे, लेकिन आप अगर सुपीरियर पोजीशन पे हैं तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, वो तो अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहेंगे। तो आप आंखें बंद हैं, कान बंद हैं। वही बात है कि चेहरे पे धूल है, शीशा साफ किए जा रहे हैं। अपनी गलती कोई नहीं मानने के लिए, आपकी गलती है। अगर आप उनको गलत प्लेयरों को लेके आएंगे, गलत लोगों को लाएंगे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का यही हाल होना है। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी है, और अगर और कौन से प्लेयरों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। बाद लोगों ने तो मुल्क को बेच के खा चुके हैं, तो उन प्लेयरों को लाएंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दे वुड रिवर्स देमसेल्फ, दे फीलिंग फॉर द कंट्री? नो वे। तो आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पीसीबी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये डायरेक्शन जो है वो गलत है। 1.5 कदम दूर डेविड हसी रन आउट होते होते बच गया, हाथ खड़े कर लिया आपने। तो ये है ना, आंखों नजर नहीं आता क्या किसी को? कोई पागल नहीं है यहाँ बैठे हुए। हम लोगों ने भी, और बहुत से मेरे अलावा भी बहुत लोगों ने अपना लाइफ टाइम क्रिकेट को दिया। वी सी इनसाइड आउट एंड बिहाइंड द कर्टन व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन ये कि अगर आप चाहते ही नहीं, तो मेरा जो पॉइंट था कि मैंने शुरू में क्या कहा था कि पाकिस्तान खुद नहीं चाहता, इंडिया वाले, वेयरएज इंडिया ने अंडर-19 के बेस्ट कोच को, आपके बेस्ट बैट्समैन को अंडर-19 के लिए रखा। उनके जो सराउंडिंग्स के अंदर जो सर्किट है उनका, उसके अंदर बेस्ट ऑफ माइंडसेट और बेस्ट ऑफ कोचेस है, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो अच्छे कोई टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे, लेकिन दे न्यू हाउ टू ट्रेन एंड ट्रांसफर द स्किल्स। दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। बिल्कुल। Every Tom, Dick and Harry can't get into coaching panel. अगर आपका दुनिया में बेस्ट नाम भी है मिसाल के तौर के ऊपर, then even you might not be the best capable person to be involved. ट्रांसफर स्किल करना का भी एक आर्ट अपनी जगह है। जी हाँ। और to know the intricacies when the tides are high. Got it. Of course, शोएब भाई का ये कहना है कि जो असल कोचिंग की ज़रूरत है वो ग्रास रूट लेवल पर है। ज़ाहिर है वहाँ से प्लेयर्स की टेक्निक्स, प्लेयर्स का टेम्परामेंट सब कुछ डेवलप होता है, और जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे अपने क्रिकेट को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर की लेवल पे अच्छे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
सो ये थे शोएब मोहम्मद, वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड and established test cricketers Pakistan has produced. Thank you so much, Shoaib bhai, for your time. आपका बहुत शुक्रिया. And this is definitely not the last time we are talking. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी बातें आज हमने की, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हमने सुनी जो इससे पहले हमने नहीं सुनी थी, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट इवॉल्व करती है हमारे पास मज़ीद टॉपिक्स होंगे डिस्कस करने के लिए. बट वंस अगेन आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और एनीथिंग एल्स जो आप कहना चाहें? नहीं, इट वाज ग्रेट टाइम आई हैड विद यू, और देयर लॉट ऑफ थिंग्स ओपनड अप. और यूजुअली मैं तो अवॉइड करता हूँ इतना ज़्यादा कोई, लेकिन somehow the other you had taken everything out of me, squeezed everything out. लेकिन I enjoyed my time. Thank you so much. चलिए, सो काइंड ऑफ यू. तो ये थी चैम्प्स अनप्लग्ड की एक और एपिसोड. वी होप कि आपको अच्छी लगेगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए गेस्ट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.